नमस्कार दोस्तों, न्यूज नेशन के फेसबुक लाइव और न्यूज स्टेट के फेसबुक लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मंडे टू फ्राइडे बात करते हैं दिन की तमाम बड़ी खबरों पर, जो खोज खबर में एक अहम हिस्सा रहती है। हम खोज खबर में इसको विस्तार से दिखाते हैं, लेकिन इसके अलावा हम उन खबरों के पहलुओं को परखने की कोशिश करते हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे कि कौन सी ऐसी खबरें हैं जिसको आप देखना चाहते हैं प्रमुखता से, और देखने के साथ साथ आप उसके अंदर एक विशिष्ट एंगल चाहते हैं। आपके अंदर की जिज्ञासा क्या है, उसको हम इस लाइव चैट के जरिए भी बात करने की या उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब भी मैं फेसबुक पे लाइव कर रहा हूं या आप अपने जो सवाल भेजें वो मुझे भेज सकते हैं, ताकि हम अपने आपके और मेरे बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन शुरू कर सकें, हम डायरेक्ट बातचीत शुरू कर सकें। और जैसा कि हम आपको बताते हैं, खोज खबर में शुरुआत में ही 9 बजे जैसे ही हम अपना प्रोग्राम लेकर आते हैं, एक सवाल आपसे पूछते हैं। सवाल के जरिए हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल का कौन सा पहलू आपको ज्यादा छूता है और इस सवाल का सच क्या है, इस सवाल का जवाब क्या है। जो लोग भी सही जवाब या सही टिप्पणी देते हैं उनका नाम हम अगले दिन के खोज खबर के अंदर शामिल करते हैं। तो आप हमारे इस सवाल का अधिक से अधिक जवाब दीजिए। कोशिश कीजिए कि हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए, SMS के जरिए या फिर ट्विटर के जरिए आप हमें अपना जवाब दें। हमारा ट्विटर हैंडल और हमारा टोल फ्री नंबर, जैसे ही खोज खबर की शुरुआत होगी वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा सवाल के साथ। तो आप इस सवाल का जवाब देना मत भूलिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी बातचीत आपस में बढ़ेगी वैसे खोज खबर में हम ज्यादा इंटरेक्टिव होते जाएंगे। मेरी ये कोशिश होगी कि खोज खबर के अंदर जितनी भी खबरें हम कवर करें उसमें आपका इंटरेक्शन भी हो, उसमें आपकी टिप्पणियां भी शामिल हो। हम प्रोग्राम को उस ढंग से मोड़ने और बदलने की भी कोशिश करेंगे जो एंगल या जो विशिष्ट सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं उस दिन की खबर के बारे में। तो खोज खबर के फेसबुक पेज पे आप हमसे न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं, न्यूज स्टेट के फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। जल्दी ही खोज खबर का फेसबुक पेज भी आपके सामने आएगा। तो हम इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, दिन की बड़ी खबरों की, और आप जिन एंगल पर इन खबरों को देखना चाहते हैं, जिस एंगल से इन खबरों के बारे में जानना चाहते हैं, हम उसका भी बड़ा मुद्दा या उसको भी एक अपने खोज खबर कार्यक्रम का एक पूरा का पूरा पहलू रखेंगे। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इंटरेक्शन को आप बढ़ाएं, बातचीत के सिलसिले को बढ़ाएं, क्योंकि खबर, मेरा ये मानना है कि एक तरफा नहीं होती। जितना खबर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं उतना ही हम भी बताना चाहते हैं, और अगर इसमें एक तालमेल स्थापित हो जाए, अगर इसमें एक तारतम्य स्थापित हो जाए तो बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया कोशिश होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि चाहे तो इस फेसबुक लाइव के जरिए या फेसबुक पर हमारा जो प्रसारण हो रहा है उसके जवाबों में आप ये तमाम चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, सवालों के जवाब जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी जोड़ सकते हैं कि किसी व्यक्ति, किसी घटना विशेष के बारे में आपकी टिप्पणी क्या है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो आज सबसे बड़ी सुर्खियां बनी हैं पूरे देश के अंदर। इसके अलावा अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि आज 9:30 बजे खोज खबर स्पेशल में हम कौन सी तस्वीरें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आज का मुद्दा क्या है। सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं संसद भवन के अंदर क्या हुआ। संसद भवन के अंदर आज लोकसभा के अंदर जो समाजवादी पार्टी के सांसद है आजम खान, उनको माफी मांगनी पड़ी। आजम खान एक बहुत बड़े विवाद में फंस गए थे। विवाद ये था कि गुरुवार को यानी 25 तारीख को उन्होंने जो सभापति बैठी थी रमा देवी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार से सांसद है, उनके बारे में आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी। उस दिन तो मामला यहां वहां हो गया था। ये कहने की कोशिश की गई थी आजम खान से कि आप माफी मांग लीजिए, लेकिन आजम खान ने उस दिन माफी मांगने से इनकार कर दिया था। आजम खान का यह कहना था कि अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मेरी संसद की सदस्यता ही जाए, मैं तुरंत त्यागपत्र देने को तैयार हूं। लेकिन अगले दिन क्या होता है? अगले दिन होता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो सांसद है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों की, उसमें इंडिपेंडेंट अमित राणा शामिल थी जो कि महाराष्ट्र से आती हैं, उसमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल शामिल थी, उसमें सरकार की तरफ से स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण शामिल थी, उसके अंदर कनीम मोदी शामिल थी, उसके अंदर सुप्रिया सुले शामिल थी। इन तमाम महिला सांसदों ने इस बात का बेहद
घनघोर विरोध किया कि आजम खान किसी भी महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी सदन के अंदर नहीं कर सकते। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो नए कानून बने हैं महिलाओं के लिए, अगर जिस तरह की टिप्पणी आजम खान ने संसद के अंदर की होती, अगर संसद के बाहर उन्होंने इस तरह की कोई टिप्पणी किसी महिला को लेकर करी होती तो शायद उनके जेल जाने की नौबत आ जाती। इसीलिए तमाम महिला सांसदों ने आजम खान की इस टिप्पणी का बेहद घनघोर विरोध किया था। उनका यह कहना था कि किसी भी सदस्य के लिए और खास तौर पर महिला सदस्य के लिए इस तरह की टिप्पणी को संसद नजरअंदाज नहीं कर सकती। इससे एक गलत परंपरा बनेगी और सांसदों का दबाव इतना अधिक हो गया था, जिसमें सरकार की तरफ से रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए थे। उनका यह कहना था कि अगर आजम खान माफी नहीं मांगते हैं तो या तो उनकी संसद की सदस्यता को सस्पेंड किया जाए या फिर उनको संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि एक महिला सभापति के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है, बेहद गलत है और ये गलत परंपरा को समाज में भी जन्म देगी और संसद में भी जन्म देगी। बात उस वक्त और गंभीर हो गई जब अगले दिन रमा देवी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार से सांसद है, जो उस वक्त सभापति की कुर्सी पर बैठी हुई थी, उन्होंने भी ये कहा कि अगर आजम खान माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी संसद की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। ये मांग रमा देवी ने की थी। और इसके बाद जब मामला बहुत बड़ा बन गया तब स्पीकर ओम बिरला ने इसमें इंटरवीन किया था और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात कही थी। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर सबकी राय लेने की बात कही गई थी। इसी बीच आज जब संसद शुरू हुई उससे पहले अध्यक्ष ओम बिरला ने आजम खान से भी मुलाकात की। खबर यह है कि उन्होंने बीजेपी की सांसद रमा देवी से भी मुलाकात की थी। आजम खान से उनकी जब मुलाकात हुई थी तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार उनके साथ थे और स्पीकर ने तब उनसे यह कहा कि इस मामले को और ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, आप जाइए संसद के अंदर और बिना शर्त माफी मांग लीजिए। इसलिए जैसे ही संसद की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, स्पीकर चेयर पर अपने मौजूद थे और स्पीकर के चेयर पर मौजूद होते ही आजम खान खड़े हुए। उन्होंने अपने तरफ से बिना शर्त माफी मांगी। उनका कहना था कि रमा देवी मेरी बहन की तरह है, मेरे मन में उनके लिए किसी भी तरह की कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन अगर फिर भी मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन सांसद लोग इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए आजम खान को दूसरी बार अपनी माफी को दोहराना पड़ा। दूसरी बार भी उनको माफी संसद के अंदर मांगनी पड़ी। यह भी मैं आपको बता दूं कि जब आजम खान माफी मांग रहे थे, ठीक उसी वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खड़े हुए और अखिलेश यादव ने हमेशा की तरह इस बार भी आजम खान को बचाने की कोशिश की। ये सब तो हुआ संसद के अंदर, लेकिन इस पर रमा देवी बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने कहा कि अखिलेश को आजम को बचाने की जरूरत नहीं है, आजम खान की आदत बिगड़ गई है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब आजम खान ने विवादित बयान दिया हो। आपको याद होगा रामपुर के अंदर जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, मतदान नहीं हुआ था, उस वक्त उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जयप्रदा, फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा खड़ी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब वो खड़ी हुई थी तब उनके बारे में भी आजम खान ने बेहद अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे के पूरे राजनीतिक जगत में भूचाल सा गया था। वो टिप्पणी इतनी अभद्र थी कि उसको मैं टेलीविजन पर फिर से दोहरा भी नहीं सकता हूं। इसके बाद चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई की थी। चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद भी आजम खान सुधरे नहीं थे और आजम खान की जो जबान है वो गाहे बिगाहे फिसल जाती है। वो इस तरह की टिप्पणियां करने के लिए जाने जाते हैं और अभी तक वो इन तमाम चीजों से बचकर इसलिए निकल जाते थे क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हो चाहे या अब के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो दोनों आजम खान को प्रश्रय देते थे, वो उन पर वरदहस्त रखते थे और किसी भी तरह की माफी मांगने या फिर अपनी गलत बयानों के लिए खेद जताने के लिए भी उनसे कभी नहीं कहा जाता। इसीलिए आज जब आजम खान का बचाव करने की कोशिश अखिलेश यादव ने की तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने न केवल उनको टोका बल्कि ये भी कहा कि आप आजम खान की ढाल बनने की कोशिश न करिए। हमने कई बार ऐसा देखा है, जब जयप्रदा पर टिप्पणी हुई थी तब भी आजम खान की ढाल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बनने को कोशिश की थी और मेरे ख्याल से ये बेहद जरूरी था क्योंकि संसद के अंदर
अगर हम मर्यादा में नहीं रहेंगे, अगर हम मर्यादा के अंदर बात नहीं करेंगे, तो फिर किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, ये हमको देखना होगा, ये हमको समझना होगा। इसलिए आज की जो ये बड़ी खबर थी, इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आप मेरे से लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ अभी जुड़ा हुआ हूं। थोड़ी देर बाद ये हमारे फेसबुक पेज पर होगा और फेसबुक पेज पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। इसके अलावा जो आज का एक प्रमुख दिन है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है हमारा वर्ल्ड टाइगर डे। आज वर्ल्ड टाइगर डे है और वर्ल्ड टाइगर डे में भारत को एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। भारत में अब 2014 के मुकाबले लगभग 774 बाघ बढ़ गए हैं और बाघों की संख्या यानी टाइगर की संख्या भारत में लगभग 3000 तक पहुंच गई है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर बोलते हुए साफ साफ कहा कि बाघों की संख्या बढ़ना बेहद खुशी की बात है और टाइगर के लिए भारत ही सबसे महफूज घर है। एक जमाना ये भी आया था 2008-2009 के दरमियान, जब हमने देखा था कि बाघों की तादाद लगातार घटने लगी थी। पोचिंग से, अच्छी परिस्थितियां नहीं होने से, आदमी और बाघों के बीच संघर्ष होने से इस तरह की घटनाएं हो रही थी। और उसके बाद पूरे देश ने कैंपेन शुरू किया सेव द टाइगर, और सेव द टाइगर कैंपेन के बाद बाघों की संख्या में अब बढ़ोतरी हो रही है भारत के अंदर। मैं आपको आंकड़े के तौर पर बताऊं, जब हमने कैलकुलेट किया था 2014 के अंदर, तब 2014 में 2226 बाघ पूरे देश के अंदर थे, लेकिन अब यह संख्या 3000 तक पहुंच गई है, जो 774 की वृद्धि है। और 774 की वृद्धि अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट है। इससे पहले रूस में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या को सभी देशों को दोगुना करना है और भारत भी उसी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। और सेव द टाइगर एक ऐसा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर हम टाइगर सेव करेंगे तो उससे टाइगर के रिजर्व्स जो है, जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर रोजगार भी बड़ी संख्या में बढ़ता है। जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनके आसपास देखा गया, जैसे जैसे बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई तो वैसे ही रोजगार उन इलाकों में बढ़ा है, क्योंकि टूरिस्टों की संख्या बढ़ जाती है। और जब टूरिस्टों की संख्या बढ़ जाती है तो फिर लोगों को जीविकोपार्जन करना भी आसान हो जाता है और ज्यादा मार्केट के अंदर, या ये कहें कि उस इलाके के अंदर पैसा फ्लो होने लगता है बाहर से टूरिस्टों के आने के कारण। और ये एक बहुत बड़ी चीज देखी गई है और इसी से तमाम पोचर्स को न केवल हटाया गया, बल्कि इन तमाम जो टूरिस्ट गाइड हैं या वहां पर जो अपना लाइवलीहुड बाघों के सहारे जीते हैं या टाइगर रिजर्व के आसपास जो पर्यटक आते हैं उनको घुमाना उनकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा साधन होता है, उनको भी इस कैंपेन से जोड़ा गया, उनको भी जागरूक किया गया। बाघ बचेंगे तभी आपकी रोजी रोटी बचेगी। और इसके चलते एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ट्रेंड देखा गया है कि भारत में अब बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा मैं एक खास बात आपको बताऊंगा, 12 अगस्त को प्रसारित होने वाला है मैन वर्सेस वाइल्ड का एक शो डिस्कवरी चैनल पर, और जिसके बियर ग्रिल्स जिसके एंकर होते हैं वो खुद जाते हैं जंगल के अंदर और उनके साथ कोई ना कोई मशहूर हस्ती होती है। तो इस बार मैन वर्सेस वाइल्ड का जो एपिसोड 12 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा, स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस से थोड़े दिन पहले, उसके मेहमान होंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी का एक प्रोमो डिस्कवरी चैनल ने रिलीज किया है। उसमें यह कहा है कि मैन वर्सेस वाइल्ड में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा 9:30 बजे का खोज खबर स्पेशल है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि 2 और बड़ी खबरें हैं जो आज प्रमुखता से देश के अंदर उठी हैं, जो न्यूज चैनल्स के अंदर एक बड़ी खबर बन के चल रही है। पहला है उन्नाव गैंगरेप पीड़ित के गाड़ी का एक्सीडेंट। दरअसल बात यह हुई थी कि उन्नाव गैंगरेप पीड़ित जिसका आरोप उन्नाव के पास एटा के उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर पर लगा था, वो कुलदीप सेंगर अभी जेल में बंद है और उन पर आरोप लगा था कि वो रेप पीड़ित को लगातार धमकी दे रहे हैं और रेप पीड़ित के पिताजी की जो है वो मृत्यु भी हुई थी। इसके अलावा एक चश्मदीद गवाह की मृत्यु हुई थी। इसी के बाद रेप पीड़ित को सुरक्षा दी गई थी और सुरक्षा घेरे के अंदर रेप पीड़ित महफूज नहीं थी, ये कहना है तमाम विपक्षी पार्टियों का। और कल मैं आपको जगह बता दूं, नेशनल हाईवे
32 पर अरोट कोई जगह है, उसके पास रायबरेली से जब ये लोग अपने किसी रिश्तेदार से मिल के आ रहे थे, उस वक्त एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी। कार में उनकी चाची और मौसी जो रेप पीड़ित थी, उनकी चाची और मौसी की डेथ हो गई, जबकि उनके वकील, उनकी बड़ी बहन और रेप पीड़ित तीनों घायल हो गए। ये वकील वही वकील था जो रेप पीड़िता का केस कोर्ट के अंदर लड़ रहा था। कई उतार चढ़ाव भरा ये मुकदमा रहा और कुलदीप सेंगर के बारे में यह भी कहा गया कि वो जानबूझकर, चूंकि वो एक दबंग विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, इसीलिए वो किसी भी तरीके से इस केस को प्रभावित कर सकता है, रेप पीड़िता को परेशान कर सकता है और गवाहों को परेशान कर सकता है। इसीलिए ये बात कही गई थी कि उसी के दबाव के चलते उसके पिता की डेथ हो गई और साथ ही साथ एक चश्मदीद की मौत हो गई है। आज जितने भी विपक्षी लोग हैं उन्होंने यही सवाल उठाया इस एक्सीडेंट के बाद कि आखिरकार रेप पीड़िता महफूज क्यों नहीं थी। प्रियंका गांधी ने इसके बाद बाकायदा ट्वीट किया, 2 सवाल उठाए। पहला तो ये कि क्या कारण था कि कुलदीप सेंगर जो विधायक हैं वो जेल में तो बंद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सदस्यता अभी तक खत्म नहीं की है अपनी पार्टी से। और जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आखिरकार उसकी सुरक्षा में जुड़े हुए लोग क्यों नहीं थे। इसको लेकर 2 अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। हालांकि पीड़िता ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। पीड़िता से जुड़े लोगों का कहना है और जो सिपाही जिनकी ड्यूटी लगी थी उनका ये कहना है कि खुद रेप पीड़िता ने हमसे ये कहा था कि आप हमारे साथ मत चलिए क्योंकि हमारी गाड़ी छोटी है, गाड़ी में ऑलरेडी 5 लोग जा रहे हैं, उसमें उनकी चाची, उनकी मौसी, उनकी बड़ी बहन, खुद वो और एक वकील सवार थे। वकील गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और इसके अलावा वो अपने सुरक्षा कर्मियों को नहीं ले जाना चाहती थी। तो यही वर्जन ओपी सिंह ने दिया है और यही वर्जन जो उनकी सुरक्षा में सिपाही तैनात थे उन्होंने भी दिया है, लेकिन विपक्ष के गले ये बात नहीं उतर रही है। उनका मानना है कि जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है उस ट्रक की जो नंबर प्लेट थी उस पर भी काली पुती हुई थी और अब उनका ये कहना है कि पुलिस का ये कहना है कि ट्रक ड्राइवर को तो पकड़ लिया गया है और काली इसलिए उन्होंने पोती थी क्योंकि उस ट्रक को कुछ पैसे अपने फाइनेंसर को देने थे और वो फाइनेंसर को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो उस फाइनेंसर को अवॉइड करने के लिए अपने ट्रक पर काली पोती थी उन्होंने नाम के उसके नंबर प्लेट के ऊपर। लेकिन ये बात गले से इसलिए नहीं उतरती कि अगर नंबर प्लेट पर काली पोती गई थी तो वो पुलिस के ध्यान में क्यों नहीं आया। तो बहरहाल इस पूरे मसले पर विवाद जारी है। शाम तक इस खबर में जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कर्नाटक में आज येदियुरप्पा सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया, ध्वनिमत से बहुमत साबित हुआ है और एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि वहां पर स्पीकर रमेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। रमेश कुमार कांग्रेस के वही स्पीकर थे जिन पर यह आरोप लगा था कि जब कुमारस्वामी ने बहुमत खो दिया था, कुमारस्वामी सरकार ने, उसके बाद भी उन्होंने एन केन प्रकार बहुमत साबित न होने देकर कुमारस्वामी की सरकार को कई दिन बचाने की कोशिश की। इसी विवाद के बाद रमेश कुमार ने अंततः अपना इस्तीफा दे दिया। वैसे भी बहुमत चला गया था जनता दल सेक्युलर और जो कांग्रेस की सरकार है उसके पास से, तो अगर वैसे में भी येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन जाते तो उसके बाद भी उनको हटाना पड़ता, स्पीकर को हटना पड़ता। तो स्पीकर ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब यह साफ संकेत मिल गया है कि अब आने वाले अगले 4 साल येदियुरप्पा की सरकार ही कर्नाटक में रहेगी। फिलहाल जो अंकगणित उनके पक्ष में है उससे इसी बात की संभावना दिखाई देती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि देवताओं के दूध पीने की हकीकत क्या है। 8:30 बजे हमारे लाइव डिटेक्टर टेस्ट में ये खास शो भी होगा, लेकिन हम आपको फिर बता दें 9 बजे खोज खबर देखना ना भूलिए, क्योंकि खोज खबर में हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए और हम आपके फोटो और आपके नाम को खोज खबर में 1 घंटे के लिए दिखाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आप तमाम लोगों को। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मुझसे जुड़ें, फेसबुक के जरिए सवाल पूछें और आप ऑफलाइन भी सवाल पूछेंगे, लाइव में नहीं पूछेंगे तो भी मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के जवाब मैं आपके सामने रखूं और आपसे एक कम्युनिकेशन, एक संवाद स्थापित कर पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया।